हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल्स को, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस की थी और हमने समझा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इन सेल्स में सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं। और थर्ड जो हमने देखा था कि इन सेल्स में साइटोस्केलेटन भी नहीं पाया जाता। तो ये तीनों चीज़ें ही प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये तीनों चीज़ें ही प्रेजेंट होती हैं। तो यूकैरियोट, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन से मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस मिलता है ऐसी सेल्स कहलाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये सेल कॉम्प्लेक्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, जैसा हम देख भी रहे हैं कि ट्रू न्यूक्लियस है, हर सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड है और इनमें साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल से कंपेयर करें। इसके अलावा इनका साइज़ भी प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। जैसे अगर हम डायामीटर में साइज़ की बात करें तो ये 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में पाई जाती हैं। तो अब अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक सेल में क्या एग्जाम्पल है, मतलब कौन कौन से किंगडम आते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स, ये 4 किंगडम आते हैं यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में। मतलब इन चारों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो प्रोटिस्ट में कौन कौन आता है, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पैरामीशियम है, उसके अलावा यूग्लिना है और अमीबा भी इसी कैटेगरी में आता है। ये सब यूनिसेलुलर हैं। प्लांट्स में आपके सभी आते हैं मॉसेस, लिवरवर्ट्स, स्पोर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। फंजाई में अगर हम देखें तो मोल्ड्स हैं, मशरूम है, ईस्ट है, मिल्ड्यूज है, स्मट्स है, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। और एनिमल्स में जितने भी राउंड वर्म, मोलस्क, एनालिड, ह्यूमंस, एलिफेंट्स, एंड्स, ये सभी एनिमल्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और इनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब इनमें आपस में क्या डिफरेंस है? प्रोटिस्ट में जितने भी एग्जाम्पल की हम बात करते हैं उनमें कहीं कहीं सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है। लेकिन प्लांट्स और फंजाई दोनों में ही हमेशा आपको सेल वॉल मिलेगी, जिसमें प्लांट्स में होती है सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल और अगर हम फंजाई की बात करें तो इनमें काइटिन से बनी सेल वॉल मिलती है। अब एनिमल्स में, जिसमें ये सभी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, राउंडवर्म, मोलस्क, एनालिड, इनमें आपको कभी भी सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो ये बात हो गई यूकैरियोटिक सेल के जर्नल स्ट्रक्चर की। अब यूकैरियोटिक सेल में जैसा हम बात कर रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को इन्हीं 3 कैटेगरी में रखकर समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल कवर्ड होती है एक सेल मेम्ब्रेन से, उसमें साइटोप्लाज्म नाम का एक फ्लूइड रहता है और एक ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसे हम सेल का कंट्रोलिंग सेंटर भी बोल सकते हैं। तो अब हम यूकैरियोटिक सेल में आज एनिमल सेल की बात करेंगे, जिसमें कि हमने देखा कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यूकैरियोटिक सेल हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। तो ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये है एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम जिसमें सेल कवर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसमें आपको अंदर की तरफ न्यूक्लियस दिख रहा होगा। अब इस सेल में अंदर की तरफ एक लिक्विड भरा रहता है जो कि कलरलेस होता है, सेमी लिक्विड होता है और होमोजीनस सब्सटेंस होता है नेचर में। ये कवर करता है मेजर पार्ट ऑफ द सेल। जैसे आप देख भी सकते हो ब्राउन ब्राउन से जो डॉट इसमें दिख रहे हैं आपको, ये सभी साइटोप्लाज्म है। तो पूरी सेल में ये प्रेजेंट रहता है। ये किससे बना होता है? 90% ऑफ द वाटर होता है साइटोप्लाज्म में और उसके अलावा अमाइनो एसिड, विटामिन, एंजाइम, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जितना भी साइटोप्लाज्म है इसी में सारे अदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सभी इसमें प्रेजेंट है। तो जो साइटोप्लाज्म इमीडिएटली नेक्स्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के पास रहता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक कलरलेस लिक्विड है जो कि एक सेल में भरा रहता है और इसमें होता है 90% ऑफ वाटर और उसके अलावा अमाइनो एसिड, विटामिन, एंजाइम्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब सबसे पहले बाहर की तरफ हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में, तो अब हम उसी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, जिसमें बीच बीच में मेम्ब्रेन प्रोटीन इंसर्टेड रहती हैं, या कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो पेरिफेरी पे भी होती है, जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है कि ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने जाने के लिए परमिट करती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन बीच बीच में इंसर्टेड रहती है। कुछ प्रोटीन्स इसकी पेरिफेरी पर भी पाए जाते हैं, जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और जो बीच में इसके इंसर्टेड प्रोटीन होती है उसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट भी इनसे जुड़े रहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये शेप देती है सेल को, मैकेनिकल बैरियर है जिससे कि प्रोटेक्शन मिलता है सेल को इंजरी वगैरह से। ये कुछ मूवमेंट को भी रेगुलेट करती है सेल के अंदर और बाहर आने जाने से। अब एक काम और इसका होता है कि ये कांस्टेंट और स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिसे कि हम होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, जो कि सेल का ब्रेन भी बोला जाता है या जिसे कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में हमें 4 कंपोनेंट्स मेनली देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उससे अंदर की तरफ एक फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इस फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोलस और ये क्रोमेटिन मटेरियल। तो सबसे बाहर की तरफ अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियस सराउंडेड रहता है एक डबल वॉल से, जिसमें बाहर की तरफ आपको मिलेगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उससे अंदर की तरफ एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में रहता है एक स्पेस जो आप ये देख रहे हो। इसके अलावा बीच बीच में इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आपको कुछ पोर्स भी मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अब इन पोर्स का क्या काम होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। अब इस न्यूक्लियर पोर से अगर हम न्यूक्लियस के अंदर आएँ तो इसके अंदर भरा रहता है एक डेंस फ्लूइड, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, इसके अंदर आपको मिलेंगे न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। अब अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती और ये सेल के लिए राइबोसोम प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इसे हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राइबोसोम सेल में प्रोड्यूस होते हैं वो यही न्यूक्लियोलस में बनते हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल जो पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो काम करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और बना होता है न्यूक्लिक एसिड से, जिसे हम डीएनए और आरएनए की फॉर्म में भी जानते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर अटैच रहती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा हम यहाँ सेल में भी देख रहे हैं। हमें बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच दिख रही है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या मिलता है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, उससे अंदर की तरफ एक डेंस लिक्विड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें हमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल मिलता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड होती है उस टाइम पर ये क्रोमोसोम बनाता है और सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है। तो न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस का फंक्शन है, ये ब्रेन है सेल का, मतलब सेल को कंट्रोल करता है। सारी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो यही न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होती है। उसके अलावा सेल डिवीज़न में जैसा हमने बात की, ये क्रोमेटिन मटेरियल पार्टिसिपेट करता है। तो ये बात हो गई न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस से बाहर की तरफ अगर हम मेम्ब्रेन पर देखें तो अटैच रहती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर अटैच रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लार्ज नेटवर्क है फ्लूइड फील्ड इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, ये आपस में इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये दो तरफ मैंने बनाई है। एक तरफ आपको ये ऑरेंज कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, तो ये क्या है? ये होते हैं राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच रहते हैं तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये प्रेजेंट नहीं होते, जैसा आप यहाँ दूसरी तरफ देख रहे हो, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर नहीं प्रेजेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? ये एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल की तरह आप समझ सकते हो। तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये काम आती है। इसके अलावा ये इस तरह जाल की तरह फैली रहती है, तो ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी है और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। इसके अलावा रफ ईआर पर जहाँ पर राइबोसोम अटैच रहते हैं वो बनाती है प्रोटीन को, और सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट दोनों का काम ही इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इसके अलावा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये प्रोड्यूस करती है या ये बनाती है लिपिड्स को। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होते हैं लिपिड्स की। तो ये बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस सेल में आपको 3 माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे होंगे, एक यहाँ, दूसरा यहाँ और थर्ड वन यहाँ पर। तो सेल में नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का वेरी कर सकता है। जैसे जहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे मसल सेल्स में कभी कभी जो रनर्स वगैरह होते हैं, एथलीट होते हैं, दौड़ते ज़्यादा है, तो उनकी मसल सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि उनकी लेग्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल टू सेल वेरी कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये देखो, ये है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बाहर माइटोकॉन्ड्रिया कवर रहता है एक मेम्ब्रेन से जिसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो ये ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी। अंदर की तरफ जो इसकी दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है, जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टी। अब इसकी शेप कैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की? जैसे आपको दिख रही है ओवल रॉड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कवर रहते हैं डबल मेम्ब्रेन से। बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर बनाती है क्रिस्टी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? जैसे हमने अभी बोला कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये सेल के लिए पावर प्रोड्यूस करता है, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू इसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम एटीपी भी कह सकते हैं, और इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की भी सिंथेसिस होती है। उसके अलावा ये कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को भी सेल में रेगुलेट करता है। तो 3 काम हो गए इसके। एक तो ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है एटीपी के थ्रू, दूसरा ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो यूज़ होते हैं रेस्पिरेशन में उनका भी सिंथेसिस करता है, और थर्ड वन ये कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को सेल में रेगुलेशन का काम भी करता है। और स्ट्रक्चर में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर इनर, और इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है और इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी मिलते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये है गोल्जी बॉडी, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही होंगी। तो गोल्जी बॉडी कॉमनली पैकेजिंग और डिस्पैचिंग यूनिट कहलाती हैं। तो ये पैकेज करती हैं और डिस्पैच करती हैं। अब किस चीज़ को, ये हम समझेंगे। पहले हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो ये जो आपको कॉन्वेक्स फेस दिख रही है जिसे हम सिस फेस कहते हैं, ये फेस करके होती है न्यूक्लियस की तरफ, और जो इसकी कॉन्केव फेस होती है या जिसे हम ट्रांस फेस कहते हैं वो फेस किए रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो इसकी 2 फेस होती हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस होती है कॉन्वेक्स फेस और ट्रांस होती है कॉन्केव फेस। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी कैसे बनी होती है? ये बनी होती है छोटे छोटे बैग्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहते हैं। तो ये बैग ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, और ये भी डबल वॉल या डबल मेम्ब्रेन सेक्स होते हैं या बैग्स होते हैं। अब इनकी 2 फेस होती है, जैसे हमने पीछे बात की। तो जो एक तरफ न्यूक्लियस की तरफ फेस किए रहती है उसे बोलते हैं सिस फेस, दूसरी तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस किए होती है वो होती है ट्रांस फेस, या इसे कॉन्केव फेस भी कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? ये एंजाइम्स को सिक्रीट करती है और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट भी करती है, जो कि सेल में कुछ चीज़ें बनती है, जैसे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सेल्यूलोज है या मेलानिन पिगमेंट है। तो इन सब के सिक्रीशन का काम होता है। तो सिक्रीशन में कैसे, ये वेसाइकल्स बनती हैं इसमें, और ये एज ए सिक्रीटरी वेसाइकल्स की तरह उन चीज़ों को सेल के बाहर जो चीज़ भेजनी होती है उसको ट्रांसपोर्ट का काम कर देती है, मतलब पैकेज करती हैं और उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो वेसाइकल्स की फॉर्म में जितने भी एंजाइम्स, प्रोटीन, सेल्यूलोज सीक्रेट होते हैं उससे वो सेल के बाहर भेज दिए जाते हैं। इसीलिए ये कहलाती हैं पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल। तो ये हो गया गोल्जी बॉडी।
तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम। तो राइबोसोम जैसे ये छोटे छोटे स्मॉल डॉट से प्रेजेंट रहते हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और ये फ्रीली सेल में भी पड़े रहते हैं। तो राइबोसोम मिलके बने होते हैं 2 यूनिट से। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें 80S राइबोसोम होता है और उसकी 2 यूनिट होती हैं, एक 60S और दूसरा 40S। तो अराउंड 60% जो राइबोसोम होता है वो मिलकर बना होता है आरएनए से और बाकी का बचा हुआ मिलकर बना होता है प्रोटीन से। तो राइबोसोम का क्या काम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ये असेंबल करती हैं अमाइनो एसिड को जो कि प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती है, 60S और 40S। ये प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन को कैरी आउट होते हैं, बाउंड होते हैं कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर फ्री साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। और दोनों ही कंडीशन में कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं होता, काम भी सेम है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये बात हो गई राइबोसोम की। तो नेक्स्ट जो 2 स्ट्रक्चर हैं लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, वो खाली आपको एनिमल सेल्स में ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा वो हमें प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की और लाइसोसोम की। तो अब हम जो 2 स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम और लाइसोसोम, वो सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम की अगर बात करें तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। तो 2 सेंट्रियोल होती हैं एक सेंट्रोसोम में, और जिसमें एक कहलाती है मदर और दूसरी कहलाती है डॉटर। अब ये हॉलो सिलेंडर से इसमें दिखते हैं, जैसा आप यहाँ देख भी रहे हो कि ये हॉलो सिलेंडर से या ट्यूब से मिलकर बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करती हैं सेल डिवीज़न को और इनिशिएट करने का काम भी इनका ही होता है। तो ये जब सेल डिवीज़न होता है तो ये सेल में पोल की तरफ पहुँच जाती है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा ये दोनों सेंट्रियोल 2 पोल्स की तरफ सेल में पहुँच जाती हैं और इससे फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर्स का। तो सेंट्रोसोम 2 यूनिट मतलब सेंट्रियोल से मिलकर बनी होती है और इसमें एक मदर होती है, एक डॉटर होती है और दोनों परपेंडिकुलर मतलब कुछ इस तरह से, एक अगर सीधी है तो दूसरी उसके 90 डिग्री पर ऐसे प्रेजेंट होती हैं। हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सेल डिवीज़न में इनिशिएशन और रेगुलेशन का इनका काम होता है। ये दोनों पोल की तरफ पहुंच जाती हैं और क्या बनाती हैं, स्पिंडल फाइबर का। तो ये हो गया सेंट्रोसोम। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। लाइसोसोम मेम्ब्रेन सैक की तरह होते हैं, मतलब एक बैग की तरह होते हैं, गोल्जी बॉडी से बनाए जाते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने ज़्यादातर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखे थे सेल में, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं लाइसोसोम में। ये क्या करता है, एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अगर कोई सेल का ऑर्गेनेल डिग्रेड हो जाता है तो यहाँ लाइसोसोम में लाकर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो वो डेब्री जो बचती है वो यहाँ लाकर उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो अदर फॉरेन बॉडीज़ आ जाती हैं सेल में, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम होता है, क्योंकि इनमें बहुत पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लाइसोसोम को एज ए आप गार्बेज बैग मान सकते हो कि जो भी गलत चीज़ है जो सेल को नहीं नीडेड है वो यहाँ लाके डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो ये हो गया लाइसोसोम। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो साइटोस्केलेटन क्या है, एक नेटवर्क है फाइबर्स का जो कि बना होता है 3 तरह के फाइबर से, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इन 3 फिलामेंट्स से मिलकर बना होता है ये साइटोस्केलेटन। और इनका काम क्या होता है, इनका मेनली काम है शेप देना सेल को। ये हेल्प भी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स की, जिससे कि कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सेल के इन और आउट भी चलता है। इसके अलावा ये सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करती है। सभी सेल ऑर्गेनेल को एक जगह पर रहने के लिए ये होल्ड भी करती हैं। तो साइटोस्केलेटन का काम हो गया शेप देना सेल को, उसके अलावा वैक्यूल्स को फॉर्म करती हैं जिससे ये ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करती हैं और सेल ऑर्गेनेल को भी प्लेस पर अपनी जगह पर रहने के लिए हेल्प करती हैं। और मिलकर बनी होती है 3 तरह के फाइबर्स से, जिनके नाम है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन के बाद ये जो छोटे छोटे वेसिकल से आपको दिख रहे होंगे पिंक कलर के, ये कहलाते हैं पेरोक्सिसोम। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि सेल में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, इनका काम होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म का। तो जितना भी लिपिड इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है उसके मेटाबॉलिज्म के में हेल्प करते हैं ये पेरोक्सिसोम्स। So with this we end this video. In this video we learned यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में, जिसमें आज हमने एनिमल सेल पे फोकस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में। Until then, take good care of yourself. Bye bye. Thanks for watching.